बेसिस फॉर टैक्सेबिलिटी फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन। सो इंटरनेशनल टैक्सेशन का हम सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंटरनेशनल टैक्सेशन है क्या एक्चुअली। तो कब लगता है ये टैक्स, जब हम टैक्स करते हैं तो कब लगेगा? जब भी हम दो कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, दो कंट्रीज इन द सेंस कि अगर सपोज करें अंजलि इज इन इंडिया एंड ललिता मैम इज इन यूएसए। सो जब ये दोनों आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, जैसे कि अंजलि मैम ने कोई सर्विस दी ललिता मैम को यूएस में, तो एक ट्रांजैक्शन हुई इन दोनों के बीच में कि सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले इन्होंने उनसे कुछ पैसे लिए। तो जो पैसे लिए उस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा इंडिया में, उसकी टैक्सेबिलिटी चेक करने के लिए हमें इस टैक्स को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो दैट इज अबाउट इंटरनेशनल टैक्सेशन बेसिकली। ठीक है। अब इस केस में हमारे पास एक केस सिनेरियो ये भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों कंट्रीज में हमें टैक्स पे करना पड़ जाता है, मे बी इन इंडिया ऑल्सो एंड इन यूएस ऑल्सो। तो उस केस में हमें डबल टैक्सेशन का रेफर करना पड़ेगा, ताकि हम दो डबल टैक्स ना पे करके जो एक कंट्री में टैक्स पे किया है उसका हम रिलीफ ले सकें। हाँ, आई वुड लाइक इफ यू कैन म्यूट प्रियंका मैम। प्रियंका मैम, योर माइक इज ऑन। Okay. So next is basis of taxability. There are two bases of taxability: residential based and source based. So in residential based, we will have to check the residential status of the individual. तो हमारे टैक्सेबिलिटी के जो दो बेस हैं, एक रेजिडेंशियल एक सोर्स बेस। सो हमें दोनों तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा टैक्सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे होगा? रेजिडेंशियल बेस में हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा एंड सोर्स बेस में हमें डेस्टिनेशन चेक करना होगा कि कहाँ से वो इनकम जनरेट हो रही है। तो इसको हम अभी डिटेल में चेक करते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या होता है। आई थिंक आई हैव टू मिनट। Yeah. So residence-based taxation. The person will be taxed on the basis of his residential status. जो पर्सन है उसकी टैक्सेबिलिटी में हम किस पे डिपेंड करती है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो रेजिडेंट है, क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्या वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर वो नॉन रेजिडेंट है। तो किस पे डिपेंड करती है? उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पे उसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करती है। अगर वो रेजिडेंट है इंडिया में तो उसकी ग्लोबल इनकम टैक्स होगी। ग्लोबल इनकम मीन्स उसकी लोकल इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, both the incomes will be taxed in India. Now coming to the incidence of taxability. So incidence क्या है, कब arise होता है taxability? Whether an income accrued to an individual or entity outside India is taxable in India. It depends upon his residential status. मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, उसका residential status डिपेंड करता है उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए। लाइक इंडिया में अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी टैक्सेबिलिटी अलग होती है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसकी कुछ इनकम टैक्स नहीं होती। वो कौन सी होंगी वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अगर सिमिलरली सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो फॉरेन नेशनल अगर कोई इंडिया में आके रह रहा है, अगर उसने रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशंस फुलफिल कर दी तो ही कैन ऑल्सो बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। So इसलिए citizenship and residential status both are the different thing. So therefore determination residential status is very important because all the taxability depends on the residential status. अब हम देखते हैं कि पहले की टैक्सेबल एंटिटीज कौन कौन सी हैं, किस किस पे ये टैक्स मतलब लग सकता है, who all covered as a taxable entity. So first is individual, then HUF, firm, AOP, BOI, company, LLP, या कोई भी अदर पर्सन। बेसिकली एवरी अदर पर्सन इज कवर्ड इन टैक्सेबिलिटी क्राइटेरिया। अब हमें कैटेगरी वाइज चेक करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करना है, किन किन का क्या होगा, उसको हम कैटेगरी वाइज चेक करेंगे। लाइक इंडिविजुअल और एचयूएफ का। इंडिविजुअल और एचयूएफ के तीन स्टेटस हो सकते हैं। दे कुड बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, and non-resident. And company
BOI AOP, इनके सिर्फ दो स्टेटस होते हैं, या कोई एनी अदर पर्सन, इनके सिर्फ दो स्टेटस होते हैं, या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे. Now, key points to consider while calculating residential status. So, residential status has to be calculated for each year. Why I am focusing on each year means, whenever, like if you say that you have calculated the residential status for year 23-24, that is NRI. And if you are filing return for the year 24-25, you have to calculate the residential status once again for that person, because it will change every year. It may change actually. Okay. So 1 year that person can be resident, and another year that person cannot be resident. So it depends upon the number of days he stays in India. Citizenship and residential status is different. As I told you earlier, citizenship and residential status both are different things. A foreign national person can also be a resident in India. If a person is a foreign citizen, that doesn't mean he is always NRI. So he can also be a resident in India. And what matters actually is to stay in India. How he is staying in India, that doesn't matter. The number of days he is staying in India, that matters during the financial year. Like if he is staying in India for a continuous period or in installments, like in some days in the month of April, he stays 30 days in April and 40 days in the month of June. Then he joined again in India in the month of December. So the whole number of days will be calculated. That doesn't mean if he is staying in India from April to June, only that will be calculated if he is staying continuous period. So the whole April to March, we have to check how many days he is staying in India. And type of accommodation also immaterial. Like if he is staying in hotel or home, that doesn't matter. He should be in India, that matters. And also, while considering number of days, we have to consider the day of arrival in India as well as the date he is departing through India. Like जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है वो दिन भी काउंट होगा, और जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है वो दिन भी हमारा काउंट होगा, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया में. बहुत से लोगों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहती है कि वो उस दिन तो इंडिया से जा रहा था, वो आधा दिन इंडिया में था, तो इसलिए उसका एक साइड का हम काउंट कर लें या फिर हम दोनों ही नहीं करें, क्योंकि लोग चाहते हैं ना एनआरआई स्टेटस बने तो टैक्सेबिलिटी कम होगी, तो वो नहीं होगा, दोनों ही दिन उसके इंडिया में काउंट होंगे. नाउ व्हाट इज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन? सोर्स बेस्ड मतलब इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है. अगर if a person is not a resident of a country, then only his local income will be taxed. What is local income? Local income means the country in which he is resident. जिस कंट्री में वो एक रेजिडेंट है उस कंट्री की ही इनकम उसको टैक्स होगी, अगर वो एक एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है. And what is the source country? Source country means where the income is generated. And if he is a resident, then global income will be taxed. तो सोर्स बेस में क्या होता है, बेसिकली जहां से इनकम जनरेट हो रही है. सपोज करें कि हम एक एनआरआई हैं लेकिन हमने अपनी बिजनेस प्लेस इंडिया में सेटअप किया हुआ है, तो उसका जो भी इनकम उस बिजनेस से जनरेट हो रहा है जो उसने इंडिया में सेटअप किया है, वहां से जो इनकम आएगी वो उसकी टैक्सेबल होगी इंडिया में. दैट डजंट मीन ही इज अ फॉरेन सिटीजन और एनआरआई, तो उसकी इंडिया से जनरेट हो रही है, इवन दो ही इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो भी उसकी इंडिया से इनकम जो जनरेट हो रही है वो इंडिया में ही टैक्स होगी. नाउ हाउ टू चेक द रेजिडेंशियल स्टेटस. रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे चेक करें? एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखी है, कॉमनली लोग क्या करते हैं कि बेयर एक्ट को रेफर नहीं करते, कभी भी एक दूसरे की साइट्स को रेफर करते हैं जहाँ पे भी सीए से कुछ नॉलेज मिल जाती है. तो सब कुछ ना हमारे बेयर एक्ट में लिखा है, तो और उसमें ज्यादा प्रिसाइजली लिखा है, इसलिए मैंने सेक्शन 6 का बेयर एक्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया, सो दैट आप सब लोग मेरे साथ इसको पढ़ सकें. तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट
An individual is said to be resident in India in any previous year. क्या लिखा है यहाँ पे? An individual is said to be resident in India in any previous year. कोई इंडिविजुअल, किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल की। वो कब इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा? Is said to be resident in India in any previous year. Previous year means financial year for which we are filing or we are calculating the tax liability. If he is in India for that year, अगर वो इंडिया में है उस साल, for a period or periods amounting in all to 182 days or more. तो इस लाइन में क्या लिखा है? इस लाइन में ये लिखा है अगर वो इंडिया में है उस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा, तो वो माना जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। नाउ और यहाँ पे वर्ड और लिखा है, तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ही विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया। एंड दिस इज नोन एज बेसिक कंडीशन। ये बेसिक कंडीशन कहलाती है रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए। तो एक कंडीशन हमने देख ली कि वो उस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। सेकेंड कंडीशन है अगर हैविंग विद इन 4 years प्रिसीडिंग दैट ईयर, इधर मैंने हाईलाइट किया है प्रिसीडिंग दैट ईयर, बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू in all to 365 days or more। अभी यहां तक समझते हैं। तो अब वो कह रहा है कि having within 4 years preceding that year, preceding कौन से ईयर? जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। सपोज हम 23-24 का स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में 182 डेज हमें जो देखने थे वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में देखने हैं, अप्रैल टू मार्च तक में। सेकेंड कंडीशन में हमें वो 4 साल देखने हैं प्रिसीडिंग दैट ईयर, तो 23-24 से पहले वाले 4 साल जो कि हो गए 21-22, 22-23, 2021 एंड 19-20, ये 4 साल। इन 4 साल में वो कितने दिन रहेगा? 365 डेज वो इंडिया में रह रहा है। इसके अंदर दो कंडीशन है, प्लस इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड और periods amounting in all to 60 days or more in that year, plus 60 days in that year. That year means that financial year 23-24। तो इस लाइन में क्या कहा उसने कि 60 डेज तो वो रहना चाहिए 23-24 में और 365 डेज वो रहना चाहिए इंडिया में प्रिसीडिंग दैट ईयर, लाइक बिफोर 23-24 के 4 साल पहले। ठीक है, उन 4 साल में वो 365 दिन होना चाहिए। तो बेयर एक्ट को बहुत ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। इसको हमने सिंपल टर्म्स में समझाया है इस स्लाइड पे। ये बेसिक कंडीशंस है हमारी। द रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही फुलफिल्स एनी वन ऑफ द बिलो क्राइटेरिया, इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। तो रेजिडेंट कब माना जाएगा? इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर दैट इज अप्रैल टू मार्च, and he is in India for at least 60 days in that financial year plus 365 days in the preceding financial year। अभी इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Miss Priyanka Chopra went to work outside India for the first time. She stayed in India from April 1st, 22 to 31st October 22। Is she an Indian resident for the assessment year 23-24? यहाँ पे assessment year की बात हो रही है। तो मिस प्रियंका चोपड़ा स्टेड इन इंडिया फॉर 214 डेज। कितने दिन वो इंडिया में थी? 214 दिन। तो फर्स्ट कंडीशन तो वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर ही रही है 182 डेज। वैसे हमें सेकंड कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, सो शी इज अ रेजिडेंट इन इंडिया। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग I have written here 60 days plus 365 days in preceding 4 years also satisfied because वो उससे पहले सारे साल इंडिया में ही थी, तो she is resident in India। अब इसकी ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो अभी हमने बेसिक कंडीशंस पढ़ी हैं उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस किन किन के केस में अप्लाई होती हैं वो हम देखते हैं। जो अभी हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी ना 60 डेज इन दैट फाइनेंशियल ईयर, बेसिकली एक्सेप्शन उनके लिए है
तो जो 60 डेज है ना, वो 60 डेज रिप्लेस हो जाते हैं 182 डेज से। किन किन के लिए? इफ अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही लिव्स इंडिया फॉर क्रू ऑफ इंडियन शिप। अगर वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, इंडियन क्रू पे जा रहा है, इंडियन शिप के क्रू पे जा रहा है, तो उसके 60 डेज की कंडीशन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी 182 डेज से। तो हमारी यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन थी वो ये हो जाएगी, he is in India for at least 182 days during the financial year plus 365 days or more in the 4 preceding financial years. Also 60 डेज की कंडीशन किसके लिए रिप्लेस हो जाती है 182 डेज से? इफ अ पर्सन इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बाहर जा रहा है तो भी हमारी 60 डेज की कंडीशन रिप्लेस हो जाती है 182 डेज से। एंड एम्प्लॉयमेंट हेयर इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। सेम वे अगर पर्सन कोई इंडिया के बाहर रह रहा है, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इंडिया के बाहर रह रहा है, बट ही कम्स टू विजिट इंडिया। ये कंडीशन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ही इज विजिटिंग इंडिया। तो ये जो क्लॉज है ना, ये बाद में ऐड किया था, पहले सिर्फ लीव इंडिया वाला था। तो ये बड़ा अच्छा क्लॉज है कि कोई इंडिया में विजिट कर रहा है, जैसे बहुत बाहर रहते हैं लोग पर इंडिया में आ रहे हैं कुछ दिन छुट्टियां मनाने, और उसके 60 डेज एक्सीड हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ही इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, बट उसके लिए भी ये 182 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो सिटी पर्सन इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है ना, उसकी 60 डेज रिप्लेस होगा 182 डेज से। पर अगर उसकी इंडियन सोर्सेस से इनकम 15 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उसके 60 डेज 182 डेज से रिप्लेस नहीं होंगे, उसके 60 डेज रिप्लेस होंगे 120 डेज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको जरूर फोकस करना। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करते हैं कि क्या उसके नंबर ऑफ डेज लेंगे, इसलिए मैंने इसको बहुत क्लियरली मेंशन किया है। जो भी इंडिया में विजिट कर रहा है और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, बाहर की इनकम नहीं, सिर्फ इंडिया की इनकम, तो उसके नंबर ऑफ डेज 120 डेज से रिप्लेस हो जाएंगे। तो उसकी कंडीशन क्या होगी? सेकेंड वाली उसकी कंडीशन होगी, ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन द 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। कि दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। तो एक्सटेंडेड पीरियड में एक, ऋचा मैम, हाँ जी मैम ये जो 120 डेज के लिए रिप्लेस हो जाएगी उसके एग्जांपल्स क्या होंगे, वो किस कंडीशंस में आते हैं कि मैम, जो? मैम क्वेरीज ना हम सेशन के बाद रखेंगे, आप नोट कर ठीक है मैम। लीजिए, सारी क्वेरीज हम उसके बाद रखेंगे। ओके मैम। तो एक्सटेंड एक एक कंडीशन और है कि जो सी फेयरर्स का अभी हमने यहाँ जिक्र किया था, हु लिव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, ऐसे ही एक है सी फेयरर्स जो वर्किंग कर रहे हैं फॉरेन बाउंड शिप पे। फॉरेन बाउंड शिप मतलब जो शिप जिसका डेस्टिनेशन किसी फॉरेन कंट्री में है, आउटसाइड इंडिया है। तो जो भी सी फेयरर्स उस शिप में काम कर रहे हैं उनको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। जैसे अभी हमने कहा था ना, द डे ऑफ इन व्हेन ही लीव्स इंडिया एंड व्हेन ही कम्स बैक इंडिया विल बी काउंटेड एज अ स्टे इन इंडिया। तो इनके लिए क्या है, द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप ऑन वॉयज, जिस दिन वो शिप को ज्वाइन कर रहे हैं और जिस दिन वो शिप को साइन ऑफ कर रहे हैं, वो दोनों दिन भी एक्सक्लूड किए जा रहे हैं। तो उनको वो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बट उनको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ही शुड बी एन इंडिविजुअल एंड ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन एंड दैट क्रू एंड शुड बी अ क्रू ऑफ फॉरेन बाउंड शिप। तो ये कंडीशंस उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। सो डीम्ड रेजिडेंट एक और क्लॉज ऐड किया था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, 2020 एंड 21 में। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन की इंडिया से इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रही है,
तो हमारा जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये मीटिंग जो है ना एंड हो जाएगी विद इन 10 मिनट्स। अंजलि मैम, Yes, ma'am, I'm sharing the link. I'm writing in the chat section only. या सो ये मीटिंग अभी 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी, तो वी आर शेयरिंग द लिंक। प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग आफ्टर दिस इफ दिस इंटरप्ट इन between the session. So in case of Indian citizen, Ma'am, हाँ जी, ma'am, I have a small clarification. This is Jayasudha. जी मैम। Ma'am, regarding this seafarers working in foreign bound ship that you were mentioned. So in case I had a client where the client is working for a foreign bound ship. That is, he goes out of country to, he sails out of country. But the office is in India. The payment comes from both outside as well as the Indian currency. The Ma'am- seafarer travels outside India actually. Ma'am, just to interrupt, we are taking the query session after the completion of this session. Okay, yeah, okay, then I'll wait. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, so deemed resident, I was telling, in case of Indian citizen having total income exceeding 15 lakhs, जिसकी भी इंडिया से इनकम 15 lakhs से exceed कर रही है, and that person is not liable to pay tax in any other country due to the reason of domicile or the residential status. So that person will also be considered as deemed resident. But उसका जो status होगा, that will be resident but not ordinary resident. Now, another example. So, Miss Priyanka Chopra went to work outside India for the first time, and she stayed in India from 1st April 22 to 31st May 22. Is she an Indian resident for the assessment year 23-24? Anybody will tell me whether she will be a resident or not without looking at the answers. Anybody, you can reply without going through the solution. Okay, I will tell. So basically, we have to check the number of days she stayed in India, first of all. So first, we have to check the basic conditions. So basic conditions was Miss Priyanka Chopra stayed in India for 61 days, in 60 days, more than 61 days in that year. Okay, but she stayed in India for less than 182 days. So first condition, she does not fulfill. Then second condition was 60 days or 365 days in 4 years, right? So she stayed in India for 61 days. So she fulfills this. Plus, of course, she is visiting out of India for the first time. So 365 days is also fulfilled. So will she also be a resident? But no, here is exception rule will apply because she is going outside India for the work purpose. So now the 60 days will be replaced with the 182 days. So therefore, she is not fulfilling the second condition. And first condition, she was also not fulfilling. So she has not fulfilled any of the two conditions. So she will become a non-resident. I hope this clear the example. I guess Dolly ma'am was asking. The determination of ROR and RNOR. So अभी हमने डिस्कस किया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस के भी दो पार्ट होते हैं कि इधर ही इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ही इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसका हम कैलकुलेशन कैसे So the determination of ROR and RN. So a person will be treated as an ROR if he meets the basically these two additional conditions. एक पर्सन को हम ROR स्टेटस तब देंगे जब वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करे, दोनों में से एक नहीं, दोनों कंडीशंस उसे फुलफिल करनी पड़ेंगी. So if he will be treated as ROR if he meets both the condition and if he fails to meet any one of the condition, कोई भी एक condition अगर उसने meet नहीं करी तो
he will be an RNOR status. RNOR means resident but not ordinary resident. So a person will be an ROR if he meets both the conditions. Both the conditions, which are the both conditions? The both conditions are he has been a resident of India for at least 2 out of 10 immediately preceding years, and he has stayed in India for at least 730 days in immediately 7 preceding years. So here I am focusing on preceding years. First statement is previous years. So पिछले 2 सालों में वो रेजिडेंट है या नहीं है आउट ऑफ 10 years. पिछले 10 सालों में से 2 साल वो रेजिडेंट है या नहीं है वो हमें देखना होगा, और साथ में हमें ये भी देखना होगा पिछले 7 सालों में, कौन से पिछले 7 साल, इस फाइनेंशियल ईयर से पहले वाले 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में रहा है या नहीं रहा है. तो ये दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल कर देता है तो वो ROR रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा. और अगर इन दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं होती है कंडीशन तो उसका स्टेटस होगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. तो एग्जांपल है मिस प्रियंका वाला जो हमने देखा था एग्जांपल. तो उस पहले वाले एग्जांपल में हमने ये देखा था कि मिस प्रियंका हैज बीन स्टेड इन इंडिया फ्रॉम April 1st 2022 टू 31st October 2022. वो इंडिया में रही है 1st April से 31st October तक में. And she has been a resident in India for at least is she a resident in India for assessment year 23-24? तो क्या वो इंडिया में उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा उनका, वो हमें चेक करना है. तो इस एग्जांपल के थ्रू हमें ये दिख रहा है कि वो इंडिया में जो रहे हैं April to October रहे, जिसमें कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 214 डेज होते हैं. तो दैट मीन्स शी स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज. सो बेसिक कंडीशन शी इज सेटिस्फाइंग. तो हमें सेकंड बेसिक कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है. एक बेसिक कंडीशन शी इज सेटिस्फाइंग, तो शी इज अ रेजिडेंट इन इंडिया. नाउ वी हैव टू चेक वेदर शी इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. सो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को चेक करने के लिए हमें क्या कंडीशंस थी? Whether she is a resident for 2 years in immediately previous years, 10 immediately previous years, and she has been stayed in India for at least 730 days in 7 immediately preceding years. So दोनों में से दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल करती हैं तो she is a resident in India. And here we can see that she is moving out of India for the first time. So she will definitely be a resident and ordinary resident क्योंकि वो दोनों कंडीशन वो फुलफिल कर देती हैं. Now the non-resident. Non-resident कौन होगा? जो कि बेसिक कंडीशन में से किसी एक भी कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं कर पाया तो he will be a non-resident. बेसिक कंडीशंस कौन सी थी? First, whether he is staying in India for 182 days for that financial year, और इन दोनों में से एक कंडीशन ये थी 182 डेज वाली. सेकेंड कंडीशन थी कि इफ ही इज स्टेइंग इन इंडिया फॉर 60 days in that financial year plus 365 days in 4 preceding years. So these were the basic condition. अगर वो इन दोनों कंडीशंस में से भी एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं करता है then he will be a non-resident. So this is a summary of chart that we have discussed earlier. So the status is resident, deemed resident and non-resident. So resident के अंदर 2 status होते हैं as we discussed, resident and ordinary resident. Not on and then deemed resident that has been introduced in financial year 20 and 21, and then non-resident हमने अब discuss कर लिया. So that was the calculation of residential status for individual. Now coming to the residential status of HUF. So HUF के केस में क्या होगा? If a person is wholly, place of control is wholly in India and place of business is partially in India, then that will be treated as resident. अब resident HUF we have told you earlier that कि resident
इंडिविजुअल एंड HUF के केस में दो स्टेटस होके रेजिडेंट में चेक करेंगे, इधर ही इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड ही इज एन RNR. सो HUF के केस में भी हमें ये स्टेटस चेक करने हैं. तो अभी रेजिडेंशियल स्टेटस तो हमें पता चल जाएगा प्लेस ऑफ बिजनेस से. प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में है इधर पार्शियली और होली, देन ही इज रेजिडेंट इन इंडिया. बट वेदर ही इज ROR और RNR, वो चेक करने के लिए हमें चेक करनी पड़ेगी कर्ता की नंबर ऑफ डेज इन इंडिया. सो इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल के चेक करते थे, बट HUF के केस में हमें कर्ता के चेक करने पड़ेंगे. तो एडिशनल कंडीशंस हमें चेक करनी पड़ेंगी कर्ता के ऊपर. कर्ता के ऊपर एडिशनल कंडीशंस, इफ ही हैज बीन अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 years immediately previous years and he has stayed in India for at least 730 days in 7 immediately preceding years, then they will be RNR. If he doesn't meet any of these two conditions, then they will be treated as RNR. I hope it is clear now. And if the place of business is wholly outside India, India में है ही नहीं business place, then it will be treated as non-resident. Now checking the residential status of firm and AOP. Firm और AOP के केस में थर्ड कोई रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं होता, दो ही होते हैं, इधर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. No concept of ROR or RNOR. ROR and RNOR is only in case of individual and HUF. So in case of firm and AOP, we have to check the place of control of business. Whether the business is wholly in India and partially in India, then it will be treated as resident in India. If the place of business is and the place of control basically is wholly outside India, then that firm or AOP will be treated as non-resident. Now coming to the residential status of company. So residential status of company also is like, if the place of control is wholly in India or partially in India, then it will be resident in India. And it will be treated as resident and ordinary resident. And if it is wholly outside India, then the place of control will be, if the place of control is wholly out of India, then the residential status will be non-resident. Here is some typing error. Please ignore this. A company is said to be resident in India in any previous year if it is an Indian company. एक और कंडीशन है, if it is an Indian company, और इंडियन कंपनी है तो डेफिनेटली वो रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा. एंड if it is a foreign company but it has the effective place of control in India, then it will also be treated as resident in India. So what is the place of effective management or place of control? It means where the key management and commercial decisions for the conduction of business takes place. Okay, so that is considered as place of control. Is foreign company liable to tax in India on its branch operations in India? ये क्वेश्चन बहुत commonly arise होता है कि हमारी तो foreign company है but we have only branch in India. So why should we pay tax in India? Because your place of control of that branch is in India. So you have to pay tax in India as well for that branch income. Whatever the income has been generated from that branch, you have to pay tax in India as well. So, and the residential status of every other person, if every other person has a place of control in India, wholly in India or partially in India, then it will be treated as resident. And if the place of control is wholly outside India, then only it will be treated as non-resident. This is a summary chart that we have discussed earlier in this session. So you can go through this chart. This is the summary of whole of the previous slides so that you can easily go through from one place. Now coming to the taxability of income. So earlier we discussed about the residential status. As we said earlier, like residential status is very important for checking the taxability of income because it is also a basis of taxability. So if we
as we have checked whatever the residential status, after checking the residential status, we have to check which income will be taxed in India. So for a resident, the global income will be to tax in India. Global income is local income plus foreign income. And here the local income, we mean income which is earned through India and foreign income which is earned outside India. So for a resident individual, both the incomes will be taxed in India. Where it doesn't matter if he has paid any tax for that foreign income in foreign country, he has to pay tax in India as well. So that DTA concept will arise, that we will check later on, because the DTA concept we can apply. If he had already paid the tax in foreign country for that particular income which is being taxed in India due to his residential status, then we can apply DTAA concept to give the relief of the tax which has been paid outside India by that person. And if a person's status is non-resident and RNOR, then he will be restricted to pay tax only on that income which is earned in India. So he has not to pay tax on that income which is earned from foreign country or foreign outside India. So he has to pay tax only on his local income. So what is Indian income and what is foreign income? Indian income is that income which has been accrued in India, deemed to accrued in India, deemed to arise in India, or received in India, or deemed to received in India. Every other income which has been deemed to receive, accrue, arise, or actually receive, accrue, arise in India is known as Indian income. And if any income which is neither accrued nor arise nor received nor deemed to received or accrue in India is treated as foreign income. So thanks. That is all for today. So thank you. Thanks for all your cooperation. Thank you very much.